हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं से अध्याय 7 मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन अध्याय जो है महादेवी द्वारा स्वयं रचित है और इस अध्याय में महादेवी ने अपने बचपन के दिनों के कुछ दृश्य को यहाँ पर दिखाया है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी और साथ ही उस समय जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। उस समय समाज में लड़कियों के प्रति जो लोगों की विचारधारा थी उसको यहाँ पर बताया गया है और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का तो समय चल ही रहा था, तो महिलाएं किस तरह से समाज में जो है उस आंदोलन में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, उसका भी एक दृश्य की झलक यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलिए पाठ पर चलते हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है कि जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। सचमुच हम कितने भी बड़े हो जाएं और हमारा समय निकल जाता है तो हमें बचपन के दिन वास्तव में ऐसे लगते हैं जैसे कल ही थे और अब वो सपना बन के रह जाते हैं। सबके ऐसे ही है, सबके साथ। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। लेखिका यहाँ पर क्या बता रही हैं कि उनके परिवार में 200 वर्ष तक किसी लड़की का जन्म ही नहीं हुआ। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। परमधाम का मतलब है यहाँ पर लड़कियों को पैदा होते ही जो है मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी और मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे और पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा कि जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय पर उनके घर में 200 वर्ष पहले तक कोई भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था और अगर कोई लड़की पैदा भी होती थी तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेकिन उनके घर में जो बाबा थे दुर्गा पूजा करते थे और उनके घर की कुलदेवी भी दुर्गा थी और जिसके आशीर्वाद से जो है महादेवी वर्मा का जन्म हुआ और मगर उनको बहुत लाड प्यार के साथ रखा गया। उनके साथ वह सब नहीं हुआ जो अन्य लड़कियों के साथ होता था। परिवार में जो थे बाबा उनके फारसी थे और उर्दू जानते थे और पिता अंग्रेजी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। लेकिन उनकी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने हिंदी किससे सीखी? अपनी माता जी के द्वारा, क्योंकि उनकी माता जो थी वो हिंदी जानती थी और पूजा पाठ भी करती थी हिंदी में और पंचतंत्र भी पढ़ती थी और उन्हें देखकर जो है लेखिका भी सीखने लगी। लेखिका मतलब महादेवी वर्मा। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी मतलब जो है विद्वान का स्त्रीलिंग। अब मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। विदुषी मतलब बहुत ही ज्ञानवान लड़की बनाना। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, यानी कि उनके बाबा जो थे उर्दू फारसी जानते थे और उनके पिताजी अंग्रेजी जानते थे। इसलिए उनके बाबा चाहते थे कि वो उर्दू फारसी भी सीख ले, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी क्योंकि महादेवी वर्मा की जो रुचि थी वो संस्कृत और हिंदी में ज़्यादा थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मौलवी साहब को भी भेजा गया भाई पढ़ाने के लिए, लेकिन वो मौलवी साहब की बड़ी बड़ी दाढ़ी को देखकर जो छिप गई और चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। पंडित जी जो आए और संस्कृत पढ़ाने रहे। माँ भी थोड़ा संस्कृत जानती थी और गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं उनके साथ बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। इसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया गया। अब देखिए महादेवी वर्मा का सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले महादेवी वर्मा जो है मिशन स्कूल में गई थी
और इसके बाद वहाँ उनको मिशन स्कूल का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि वहाँ प्रार्थना अलग तरह की होती थी और उनका वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगा और उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया। रोने धोने लगी वहाँ जाने के कारण। और उसके बाद उनका जो है कॉलेज बदल दिया गया और उन्हें क्रॉथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ वे 5वें दर्जे में भर्ती हुई। और यहाँ सब वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, यानी कि क्रॉथ वेट्स गर्ल्स कॉलेज में जब वह गई तो वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ थी और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा उनको, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग धर्म की लड़कियाँ होती थी। उसके बावजूद भी सब एक मैस में, मैस होता है जहाँ पर जो रसोई घर होता है ना, सब एक साथ खाना बनता है और एक साथ खाते हैं, उस जगह को बोलते हैं मैस। तो वहाँ पर एक ही मैस था और उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। भले ही कोई किसी भी धर्म से हो, लेकिन सबके लिए एक समान खाना बनता था, एक जैसा, किसी के लिए अलग अलग खाना नहीं बनता था। ये चीज़ महादेवी वर्मा को बहुत अच्छी लगी और जिस कारण उनका क्रॉथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में मन लग गया। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें से पहली थी सातिन सुभद्रा कुमारी मिली। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं और इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना आपने सभी ने सुनी होगी, झांसी की रानी वाली, कि बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है और ये इनसे 2 साल बड़ी थी, क्योंकि महादेवी वर्मा उस समय 5वीं कक्षा में थी और ये 7वीं कक्षा में थी। तो वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी और मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती मतलब जो सुबह सुबह भोर के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रभाती। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। अब देखिए महादेवी वर्मा 3 भाषाओं की विद्वान हो रही थी, हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि मैं भी वैसा लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी और उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। यानी कि वो लिखती तो थी महादेवी वर्मा, लेकिन उनको ये लगता था कि वही वे मेरे सीनियर हैं और अगर वो देखेंगी शायद उनसे अच्छा मैं नहीं लिख पाऊंगी, तो वो लिखती थी लेकिन छिपा लेती थी अपना, कभी भी जाहिर नहीं होने दिया कि वह भी लिखती हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी कुछ कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, यानी कि उनकी बहुत सी जो है कविताएं वहाँ निकल पड़ी। और उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, उसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिया और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई और क्रॉथ वेट्स में एक पेड़ की डाल नीची थी और उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम दोनों तुकबंदी मिलाते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे ही महादेवी वर्मा के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला तो उन्होंने उसकी कविताएं ली और उसको जो है हाथ को पकड़ा और पूरे जो है कॉलेज में घुमाया और सबको बता दिया कि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती हैं। अब तो वो बहुत ही आपस में दोनों में अच्छी मित्रता हो गई और दोनों तुकबंदियां मिलाती थी खाली समय में बैठकर। और जब बच्चे सब खेलते थे लड़कियां, उस समय वो दोनों एक तरफ बैठकर अपनी तुकबंदी मिलाते रहते थे। उस समय एक पत्रिका भी निकली थी, स्त्री दर्पण, उसी समय भेज देते थे। यानी कि जो भी कविताएं लिखते थे वो जो न्यूज़पेपर होते हैं, पत्रिका वगैरह, उसमें जो है स्त्री दर्पण एक पत्रिका होती है, एक किताब पतली सी, तो उसके अंदर वो अपनी कविताएं भेज देती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे और हम लोग भी उनमें जाने लगे। अब महादेवी वर्मा जो है कवि सम्मेलनों में भी जाने लगी।
हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। यानी कि जब 1917 में वह यहाँ आई तो गांधी जी का सत्याग्रह का आरंभ हो गया था। यानी कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन वगैरह चले थे, उसका प्रारंभ हो चुका था। और वहाँ पर आपने काफ़ी चीज़ों में सुना होगा कि आनंद भवन, जहाँ पर गांधी जी बैठा करते थे और जहाँ पर जो है स्वतंत्रता को लेकर जो है विचार हुआ करते थे, अधिकतर गांधी जी विचार विमर्श किया करते थे, उस केंद्र को बोलते हैं यहाँ पर आनंद भवन। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉथ वेस्ट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। यानी कि कवि सम्मेलनों में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जाती रहती थी और वहाँ से जो है हम कविताएं वहाँ पर सुनाती थी और उनको जो भी पुरस्कार भी मिलते थे। तो अब क्या लिखा है कि इसमें हम कविता सुनाते थे। कवि हरियोज जी, ये काफ़ी प्रसिद्ध राइटर हैं, इन सब सारे के सारे जो जिनके नाम लिखे हैं यहाँ पर, हरियोज जी अध्यक्ष होते थे, कवि श्रीधर पाठक होते थे, कवि रत्नाकर जी होते थे, तो कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, क्योंकि महादेवी वर्मा जो है आधुनिक युग की मीरा कही जाती थी। काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। छायावादी कवि की बहुत बड़ी कवित्री, दुर्गा का रूप कहा जाता था इनको। तो इन्होंने बहुत पदक भी जीते हैं। और एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला। बहुत ही सुंदर किस्सा है, इसे जरा ध्यान से आप पढ़िएगा। कि एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। यानी कि जब चांदी का उन्हें कटोरा मिला, एक कवि सम्मेलन था और उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं गई थी, सिर्फ महादेवी वर्मा गई थी। और उन्हें वहाँ जब पुरस्कार के रूप में चांदी का कटोरा मिला तो उन्होंने यह सुभद्रा कुमारी चौहान को बताया कि सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन। अब उन्होंने सुभद्रा से कहा कि, तो सुभद्रा ने उसके बदले में उन्होंने कहा कि बताया कि मुझे जो है कवि सम्मेलन में पुरस्कार के रूप में चांदी का कटोरा मिला है। और तो सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन इसमें खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। अब उसी बीच हुआ क्या कि आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो मैं अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। बापू मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी से है। तो मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। तो बापू जी क्या कहते हैं कि कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनको और उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। तो यहाँ पर उनका जो कटोरा था, महादेवी वर्मा को जो कटोरा चांदी का मिला था, वो बापूजी ने अपने पास रख लिया। लेकिन यहाँ दुख वाली बात महादेवी वर्मा जी के लिए यह थी कि उन्होंने कटोरा तो ले लिया, लेकिन जिस कविता के लिए उन्हें कटोरा मिला था उस कविता को सुनने के लिए तो उन्होंने कहा ही नहीं। इस बात का उन्हें महादेवी वर्मा को थोड़ा सा दुख हुआ। तो क्या लिखा इसके लिए कि दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते हैं कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। अब सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ और चाहे फूल के कटोरे में। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने तो साफ कह दिया उनसे, सुभद्रा कुमारी चौहान से, कि कटोरा तो बापू ने ले लिया। तो उसी के बदले में सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी कहा कि खीर का वादा किया था तो खीर तो तुमको खिलानी पड़ेगी। अब तुम चाहे जैसे भी खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ, चाहे चांदी के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया, कि कहीं ना कहीं मेरा पुरस्कार जो है देश के काम आ रहा है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई।
तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है पूरी 12वीं हो गई और वो चली गई। अब उनकी जो कमरे की सहपाठी थी वो जेबुनिसा बनी। अब जेबुनिसा जो थी वो कोल्हापुर से आई थी और जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो जेबुनिसा थी उनका बहुत सा काम कर देती थी और वह मेरी डेस्क भी साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और ज़्यादा समय मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी और मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। अब देखो यहाँ पर मराठी भी सीख रही हैं महादेवी वर्मा। तो कितनी भाषाएं आने लगी महादेवी वर्मा को, हिंदी, संस्कृत, ब्रज भाषा और साथ में अब मराठी भी। और खड़ी बोली सुभद्रा कुमारी चौहान से सीखी, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ज़्यादातर खड़ी भाषा में लिखती थी। तो मैं भी उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तादनी जी थी जिनका नाम था जीनत बेगम। जेबुन जब इक्रे, तिगड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता। वाह देसी कोआ मराठी बोली। जेबुन कहती है, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कोआ मराठी ही बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। तो यानी कि जो जिस भाषा में हम, भले ही हम कैसी भी जो है कहीं के भी रहने वाले हों, लेकिन हमारे लिए हमारी भाषा ही जो है महत्व रखती है। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थी और बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी में थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई विवाद भी नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का, यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है अलग अलग भाषाएं, जो अवध की लड़कियां थी वो अवध बोलती थी, जो बुंदेलखंड से थी वो बुंदेलखंडी बोलती थी, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलती थी। उनके जो क्रॉथवेट्स गर्ल्स कॉलेज था उसमें सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे, किसी को किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। सब एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में एक प्रार्थना करते थे। ऐसा नहीं कि अलग अलग भाषाओं की प्रार्थना हो रही है। तो सबको अपनी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि इसीलिए महादेवी वर्मा को जो है क्रॉथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज बहुत अच्छा लगा था। वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। यानी कि एक तरह से ये भी दिखाया कि उस टाइम कोई भी सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। और इसका सुंदर उदाहरण इन्होंने अब नीचे और आएगा एक और दिया महादेवी वर्मा ने कि वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब तक चलते हैं, बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। तो यहाँ जो महादेवी वर्मा है वह अपने बचपन का एक किस्सा यहाँ पर बता रही हैं कि वो एक सांप्रदायिक उदाहरण देना चाहती हैं इस किस्से के द्वारा कि जहाँ वो रहती थी बचपन में वहाँ पर एक जवारा के नवाब रहते थे और उनकी नवाबी छिन गई थी, इसलिए वे बेचारे एक बंगले में रहते थे और उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे, यानी महादेवी वर्मा। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो, यानी कि जो जवारा के नवाब थे उनकी जो पत्नी थी बेगम साहिबा, वो महादेवी वर्मा और उनकी बहनों से कहती थी कि वो उन्हें ताई साहिबा कहें। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था और उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी कि बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। यानी कि यहाँ पर महादेवी वर्मा जो हैं उनकी जो बहनें थीं वो राखी बांधने के लिए जो जवारा के नवाब थे उनके बेटे को
राखी बांधने जाती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा के उस समय कोई भाई नहीं था। तो जो ताई साहिबा थी वो अपने बेटे को पानी भी नहीं पीने देती थी कि जब तक बहनें राखी नहीं बांध देती तब तक भाइयों को निराहार रहना चाहिए, यानी कि खाना नहीं चाहिए। और बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, यानी कि महादेवी वर्मा वगैरह से कहती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, और फिर हम लोग उनको राखी बांधने के लिए जाते थे। हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, यानी कि जिस तरह से हमारी परंपरा में चला आ रहा है कि जब बहनें भाई को राखी बांधती हैं तो भाई उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पर जब वह अपने भाई को राखी बांधती थी तो उन्हें उसके बदले में लहरिया या कुछ मिलता था। और इसी तरह से जब मुहर्रम का, मुस्लिम जो त्यौहार है मुहर्रम के बारे में हम सभी जानते हैं, तो मुस्लिम का जो त्यौहार है मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे, यानी कि जो ताई साहिबा थी उनके जो हरे कपड़े बनते थे वो उनके लिए भी बनते थे। किनके लिए? महादेवी वर्मा वगैरह के लिए। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, यानी कि महादेवी वर्मा का एक छोटा भाई जो है हुआ, और वहाँ तो ताई साहब ना, जो ताई साहिबा थी उन्होंने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, यानी कि वो क्योंकि उनको अपनी दौरानी की तरह मानती थी, तो दौरानी की तरह मानती थी, इसीलिए उन्होंने उनके पति यानी कि महादेवी वर्मा के पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो मेरे नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई और हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी, यानी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं पहनाती, मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। यानी कि वो कहती कि महादेवी वर्मा से ताई साहिबा कहती कि जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची या ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ और यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने, यानी कि जो ताई साहिबा ने उनके भाई का नाम रखा मनमोहन वर्मा, वही उनका नाम जो है चला, उन्होंने नाम परिवर्तन भी नहीं किया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी और उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वैसे तो उनके घर में अवधी बोली जाती थी, लेकिन जो उर्दू भी बोलने लगे और सब तरह की, मतलब किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा था कि वे हिंदू है या मुसलमान है। इस तरह का ऐसा वातावरण ऐसा था कि उस समय के हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना कहीं खो गया है। और शायद यह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो आपने जिस तरह से यहाँ पर एक महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है जवारा के नवाब का, कि किस तरह से वो उनके जो है कंपाउंड में रहते थे और वहाँ पर महादेवी वर्मा भी रहती थी और जवारा के नवाब भी, जबकि महादेवी वर्मा एक हिंदू परिवार से थी और जो जवारा के नवाब थे वे एक मुस्लिम परिवार से थे। लेकिन दोनों परिवारों के बीच में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। दोनों बिल्कुल आपसी मित्रता भाव से मिलजुल कर रहते थे। किसी प्रकार का कोई जाति भेदभाव नहीं था। अगर इसीलिए महादेवी वर्मा ने कहा कि शायद आज वो परिस्थिति होती तो आज भारत की कथा कुछ और ही होती, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि भारत में सांप्रदायिक भेदभाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जाति भेदभाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो यह पाठ हमें यही सीख देता है कि जिस तरह से इस पाठ में किसी भी जाति को जो है अहमियत नहीं दी, सभी एक समान धर्म से थे, सभी एक अपने अपने धर्म को समान मान्यता दी थी। जो अवधी भाषा से था वो अवधी बोलता था, जो बुंदेल से था वो बुंदेली बोलता था, जो मराठी से था वो मराठी बोलता था। हर तरह से हमने देखा कि सभी मिलजुल कर रहते थे, किसी प्रकार की कोई जाति भेदभाव नहीं था, कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। इसी तरह से हमें भी
जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। महादेवी वर्मा का यह बहुत ही सुंदर पाठ था और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज का जो है अध्याय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।